अभी आपने देखा होगा कि पिछले 6 माह के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने कितना अच्छे तरीके से अपना जो है वो डेट को के लेवल को मेंटेन किया हुआ है। उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो जो मैच्योरिटीज़ हैं उसके मुताबिक वो अपना रेज कर रहे हैं और कास्ट भी उनकी मुनासिब है। तो इसलिए उसमें काफ़ी, और अगर आप साल पहले या 1.5 साल पहले की बात करें तो उस वक्त आपको बहुत स्ट्रेस नज़र आता था मनी मार्केट्स के अंदर। तो इस वक्त बहुत ईज आउट हुई हैं जो लिक्विडिटी कंडीशंस हैं, और उसके नतीजे में गवर्नमेंट जो है वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी तरह मीट कर रही है, बल्कि बैंक्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट काफ़ी कम जो है वो रेज करती है। तो उसमें अब बिल्कुल ये मार्केट जो है वो स्मूथली चल रही है। जो आपने कास्ट की बात की है, तो कास्ट के अंदर आप ये देखें कि जो जून 2024 से पहले आपके पास जो है वो जो काइबोर था जिस पे के बैंक आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं और जो अल्टीमेटली जिसके ऊपर जो है वो प्राइस डिटरमिन होती है बोरोवर के लिए, वो 24.5% 25% की रेंज में था। अभी जो है आपने देखा होगा कि काइबर जो है वो 12% के आसपास आ गया। तो तकरीबन 50% रिडक्शन जो बोरिंग कास्ट के अंदर हो चुकी है ऑलरेडी। अब इसके बाद आप ये कहें कि ये कॉस्टली है, तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। और दूसरा, आपने एग्रीकल्चर की बात की, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक तो होता है कि बात करें बगैर किसी फैक्ट्स के, तो उसकी बजाय अगर आप फैक्ट्स को सामने रख के बात करेंगे तो वो बात जो है वो बहुत मुनासिब होती। तो मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूँ कि पिछले साल जो है वो हमने एग्रीकल्चर जो क्रेडिट की डिसबर्समेंट हुई 2024 के अंदर, वो 2.3 ट्रिलियन रुपीस थी, और उससे पहले 1.23 के अंदर 1.7 ट्रिलियन रुपीस। और इस साल जो है वो जो प्लान है कि ये 2.6 ट्रिलियन से ऊपर जाएगी। और अभी तक जो पहले 6 माह का जो डाटा है, अगर आप उसको देखें तो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस जो है वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर के लिए डिसबर्स हो चुका है। तो इसके बावजूद अगर आप कहें कि क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल ये बात मुनासिब नहीं है। उसमें रीजनेबल इंक्रीज है, और ये इसके बावजूद है कि आपकी एग्रीकल्चर जो ओवरऑल जो है उसमें सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्शन हुई है। और आपने ये देखा होगा कि पहले क्वार्टर के जो नंबर्स हैं, जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो 1.2% है, एज कंपेयर टू 8.1% इन दिस सिमिलर क्वार्टर ऑफ लास्ट फिजिकल ईयर। सो इस कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद एग्रीकल्चर क्रेडिट जो डिस्बर्स हुआ है उसमें काफ़ी इंक्रीज आया है, और उसके साथ साथ जो है वो कॉस्ट भी कम हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये आप इसको इस तरह देखें कि अवेलेबिलिटी का इस वक्त इशू नहीं है, उससे ज़्यादा जो है वो जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो और चीज़ें हैं वो उनके ऊपर हमें भी फोकस करना है, ताकि हम अपनी एग्रीकल्चर की ग्रोथ को बढ़ाएं और उसमें जो ओवरऑल जीडीपी का जो लेवल है उसको बेहतर करें। थैंक यू गवर्नर फॉर डिटेल आंसर। मेरा ख्याल है मैडम ने पहले रेज हैंड किया था, आप इधर आपके पास भी आते हैं अभी इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हुदा शेख है, मैं K21 न्यूज़ से हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि फिगर्स में तो इन्फ्लेशन कम हुई है, इसके असरात आम आवाम तक कब तक पहुँचेंगे, इसकी क्या तवक्को है? जी, आम आवाम तक तो बिल्कुल, अब आप देखें, आप प्राइसेस देखें जो जिस लेवल से पहले बढ़ रही थी और जो अभी जो ट्रेंड है, आप उसका खुद अगर जो आप में से खुद परचेजिंग करते हैं तो मेरा ख्याल है उनको फील होता होगा कि साल 1.5-2 साल पहले जब सुबह उठते थे तो पता चलता था कि पता नहीं 25-30% कोई चीज़ें बढ़ी हुई हैं और कोई कुछ बढ़ी हुई हैं। तो लेकिन अब आपको उसमें स्टेबिलिटी नज़र आएगी, और ख़ासकर जो हमारे जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं, तो उसके अंदर आप देखें मार्केट के अंदर हम उसको भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो हर चीज़ के अंदर जो है वो प्राइस लेवल जो है वो स्टेबिलिटी आपको नज़र आती है या थोड़ी थोड़ी इंक्रीजेज नज़र आती हैं। और कुछ आइटम्स होते हैं जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी होती है ड्यू टू डिमांड सप्लाई, क्योंकि मार्केट डिटरमिन ये है। बट ये है कि मैं समझता हूँ ओवरऑल कंज्यूमर के लिए ये अब इसमें काफ़ी रिलीफ है, और गोइंग फॉरवर्ड चूँकि अब हमारी कोशिश ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो उसको मेंटेन रखा जाए विद इन जो हमारा जो टारगेट लेवल है। सो उसके साथ जो है वो मज़ीद इसका इम्पेक्ट नज़र आएगा। और थोड़ा सा हम ये भी याद रखें कि इसमें थोड़ा टाइम लैग भी होता है,
तो अब जो चूँकि काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे ट्रिकल डाउन जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब का। जो साथी बैठे हुए हैं उनका नाम में बोलिए जी, प्लीज अपना तारुफ करा के सवाल पूछिए। लाल हसन बात कर रहा हूँ मेट्रो 1 टीवी चैनल से। गवर्नर साहब आपसे मैं थोड़े मुखातिब होकर थोड़ा सा लाइटर मूड में दीजिएगा इसको। जी ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आवाम जो लाइव सुन रही होती है वो कहती है कि ये सिर्फ आदोद शुमार का गोरख धंधा है, ठीक है जी। 4.1 आपने कहा कि गवर्नमेंट भी कह रही है कि जनाब के इन्फ्लेशन कम हो गई है, ज़मीनी हक़ाइक़ तो नहीं बता रहे। हाँ, जो अशा खोरोनोश है या जो भी बुनियादी चीज़ें हैं उन सबकी रेट तो बढ़े हुए हैं, ठीक है। ये आप लोग कहाँ से कैलकुलेशन करते हो कि इतनी होगी इन्फ्लेशन, इतनी कम हो गई, और हमें तो नज़र नहीं आती मार्केट में जो आम आवाम कहते हैं। चलें ठीक है, अब ये बता देते हैं। हाँ, दूसरी बात सर इसी से रिलेटेड है, मुझे बताइए कि सियासी सूरत हाल जो इस वक्त ये है कि अमेरिका आपकी हर किस्म की इमदाद बंद कर रहा है, अफगानिस्तान की इमदाद बंद होगी, उनके भी डॉलर नहीं आएंगे, तो लाजमी फिर डॉलर यहाँ से फिर स्मगलिंग शुरू होगी। आप क्या देख रहे हैं कि किस जो डॉलर के रेट्स अभी चल रहे हैं 277 278, इसमें मजीद इजाफे की तवक्को की जा सकती है? तो जो आपका पहला सवाल है वो डाटा कहाँ से आता है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इन्फ्लेशन का डाटा हम नहीं बनाते, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो आपको पता है हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, PBS जिसको कहते हैं, तो ये उसका डाटा और उसका वो प्रोसेस जो है वो इस डाटा को कंपाइल करने का वो भी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और ये पब्लिकली अवेलेबल है कि वो कैसे सर्वे करते हैं, कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें, और उसमें कंसिस्टेंसी है काफ़ी। तो अब देखिए जो डेढ़ साल पहले जब मैं 2023 की बात करता हूँ, मैं 23 में, और उस वक्त 38% था, तो उस वक्त भी अंडरलाइंग मेथड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डाटा वो सेम था, वही डाटा कंपाइलेशन का प्रोसेस था जिसके बेस पे 38% आ रहा था, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें बेहतरी आई, और अब जो 4.1 था लास्ट मंथ, तो ये भी अगेन उसी जो प्रोसेस था उसके थ्रू ही ये 4.1 आया, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर आपको कोई उसमें कंसर्न है तो आप बता दें कि कहाँ पे चेंज आया। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पहले प्रोसेस था वो प्रोसेस अभी भी फॉलो हो रहा है, और वो एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि इस सारे प्रोसेस को कंडक्ट करती है, तो स्टेट बैंक खुद से ये डाटा कंपाइल नहीं करता, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप इसको किसी भी, हम तो मार्केट में सर्वे भी करते हैं, कंज्यूमर का भी सर्वे करते हैं, हम बिजनेस का भी सर्वे करते हैं, तो जो हमारे सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं, और अगेन ये सर्वे हम नहीं करते, ये हम थर्ड पार्टी से करवाते हैं, और बड़ी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, आपको पता है, जो ये सर्वे करती है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल। सो उस कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर भी आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि जो 1.5-2 साल पहले तक जो कॉन्फिडेंस का लेवल था उसमें और अब में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, और ये भी इस चीज़ की रिफ्लेक्शन है कि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं सर्वे के, जो कि पब्लिक में से रैंडमली पिक किए जाते हैं, तो वो जो है वो उसमें इस ट्रेंड को जो है वो इंडोर्स कर रहे हैं। तो इसलिए हमें नंबर्स के ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। बाकी जो आपने दूसरी बात की है, तो ज़ाहिर में पॉलिटिकल तो कोई उसमें आई डोंट वांट टू आंसर एनीथिंग ऑन दैट, बट ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो स्मगलिंग है या जो हमारे जो ओपन मार्केट के रेट्स हैं या ये दूसरी चीज़ें इस तरह से रिलेटेड जो है, ये इसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और साथ साथ इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको भी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और उसके बेस पे अगर किसी भी जगह पे कोई भी हमारी तरफ से रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होगा, कोई पॉलिसी मेजर रिक्वायर्ड होगी, तो वी आर ऑलवेज विलिंग टू टेक दोज एक्शंस। तो इसलिए उसमें हमें इस स्टेज के ऊपर चूँकि कोई कंसर्न नहीं है, वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती है, और उसकी अंडरलाइंग रीजंस अगर एक्सप्लेनेबल हैं तो फिर उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डेट रीपेमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा होती हैं तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा और हमारे रिजर्व पे प्रेशर आएगा, तो मार्केट उसको जो है वो एक फैक्टर इन करेगी। लेकिन अब आप देखिएगा कि आगे चल के ये जैसे चीज़ें ईज आउट होना शुरू होंगी, तो उसके साथ जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन भी आना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए उसमें कोई कंसर्न की बात नहीं। जी शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब का। अरीबा शाहिद साहिबा ने रेज हैंड किया था पहले। Ji, Assalamu alaikum. My name is Reba from Reuters. My question is, how is the review process going with the IMF? They're expected in February. And some quarters are saying that the IMF could question the central bank on the value of the rupee if it truly represents it. I mean, aapki rear calculations bhi aa rahi hain. And then earlier today you said that interventions have been made when necessary. So do you think the rupee is overvalued in some sense? And how does this impact our exports and growth potential?
देखें रिव्यू का जो आपने देखा होगा MEFP के अंदर जो पिछली जो MEFP IMF ने इशू की थी उसके अंदर टाइमलाइन दिया हुआ है और वो मार्च का टाइमलाइन है, तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह रिव्यू जो है वो करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो अगेन अपडेटेड अपना जो है वो असेसमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जो दूसरी बात है, दिस इज़ मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि एज पर स्केड्यूल इंशाल्लाह होगा। जो दूसरी बात है आपने कही कि रेट के ऊपर, तो ये मेरे ख्याल है कि बात मुनासिब नहीं है कि हमें कोई क्वेश्चनिंग हुई है या कोई ऐसी बात, तो दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो फैक्चुअल पोजीशन यही है कि मार्केट जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट डिटरमिन्ड है और मार्केट में जैसे जैसे जो चेंजेस आती हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन आती है और उसमें हम अपनी तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे, हम बिल्कुल मार्केट के ऊपर छोड़ा हुआ है और मार्केट में लिक्विडिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी रिफ्लेक्शन आती है, कम होगी तो उसकी आती है। और आप उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये देखें कि आपके जो रेमिटेंसेस हैं वो उसका फ्लो कैसा है और साथ में उसके जो आपका ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का रेट है वो उसमें आपको पता है कि हमने जो कमिटमेंट दिया हुआ है उससे बहुत कम है इस वक्त, और ये भी आपको ये रिफ्लेक्शन है कि उसमें कोई ऐसी स्ट्रेस वाली बात नहीं है। बाकी जो स्मगलिंग रिलेटेड या कुछ चीज़ें वो अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो उसकी आती है, बट हम मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ भी बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, और ये किसी भी जगह पे अगर कोई मिसयूज़ ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म होगा तो हम इंटरवीन करेंगे, बट अभी तो ताकि इसमें कोई कंसर्न की बात नहीं। रिजवान आपकी तरफ आते हैं। रिजवान प्लीज़ आप सवाल पूछिए, माइक ले लीजिए प्लीज़। गवर्नर साहब, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि हमारा ज़रूरी शोबा जो है वो प्रेशर में है और जिस तरह से पहले ग्रोथ हुई थी अब नहीं हुई है, ड्रास्टिकली इसमें कमी आई है। तो मुझे ये बताइएगा कि फिर आपको क्या, आपने फिर 3.5% 3% जो आप फोरकास्ट कर रहे हैं GDP, तो वो किस बेस पे कर रहे हैं और इकॉनमी के कौन से शोबों में बेहतरी आ रही है और आएगी जो आपकी फोरकास्ट है? क्योंकि हम LSM का डेटा भी देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, वो भी कम आ रहा है उसका डेटा एक। अच्छा, बाकी आपने बताया स्टेट बैंक के $11.5 अरब के ज़खायर हैं उसके पास इस वक्त, तो इसमें से हमारे असल में हमारे कितने हैं जो खाली सिर्फ हमारे हैं? क्योंकि इसमें चाइना का कितना पोर्शन है, इसमें UAE का कितना पोर्शन है, इसमें कतर का कितना है, इसमें सऊदी अरब का कितना है, ये सब निकाल दिए तो असल में हमारे पास कितने अरब डॉलर हैं? ठीक है, ये भी बता दीजिए। दूसरे आपने बताया कि आप ये मार्केट डिटरमाइन करती है डॉलर का रेट, तो लेकिन ज़मीनी हकीकत तो ये है कि अगर स्टेट बैंक जो मुसलसल करब मार्केट से डॉलर ख़रीद रहा है, और मेरे ख्याल में हो सकता है मैं गलत हूँ कि मुझे शायद फिगर पूरा याद नहीं आ रहा है, शायद अब 9-10 अरब डॉलर तो ख़रीदे हैं आपने पिछले कुछ चंद महीने। अगर आप ये ना ख़रीदते तो ये डॉलर जो है ये यकीनन 250 रुपये से भी नीचे आ जाता, तो डॉलर को तो आपने खुद संभाला हुआ है। तो पहला आपका जो था GDP से रिलेटेड, तो मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया कि एग्रीकल्चर का चूँकि ग्रोथ जो है वो पिछले साल से कम था, तो उसकी वजह से जो है वो उसका पहले क्वार्टर के ऊपर इम्पैक्ट आया। लेकिन आप और फिर आपका क्वेश्चन ये था कि फिर हमारा जो फोरकास्ट है वो 2.5 से 3.5%, तो ये कैसे अचीव होगा? तो उसमें आप बाकी के दो की सेक्टर्स हैं आपके, जिसमें कि इंडस्ट्री है और सर्विसेज हैं, तो उसको देखें तो उसमें बेहतरी आई है। ओवरऑल LSM में तो कॉन्ट्रैक्शन में कमी आई है, लेकिन आप ओवरऑल इंडस्ट्री को देखें तो उसकी ग्रोथ जो है वो बेहतर हुई है, और इसी तरह सर्विसेज की ग्रोथ जो है वो बेहतर हुई है। और उसका जो पूरे साल का जो हमारा असेसमेंट है वो भी ये है कि वो मज़ीद बेहतर होगी, लेकिन एग्रीकल्चर इस साल के अंदर जो है वो थोड़ा वो कंडेंस रहेगी, तो इसलिए वो ओवरऑल ग्रोथ को जो ड्रैग करेगी। अगर ये ना होता और एग्रीकल्चर का मैंने पहले भी कहा था सेम लेवल पे होता, तो हमारी इस साल की ग्रोथ 4% से ऊपर होती। तो लेकिन ये हम जो 2.5 से 3.5% की बात कर रहे हैं उसकी मेन रीज़न ये है। बाकी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सर्विसेज हो या इंडस्ट्री हो, उसको पिकअप उसमें करना शुरू कर दिया, और उसके हमारे पास कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि ये रिफ्लेक्शन जिसमें आ रही है कि वो मोमेंटम जो है वो बिल्डअप हो रहा है, तो इसलिए ओवरऑल ग्रोथ का लेवल जो है वो अभी भी कंफर्टेबल है।
जो दूसरा सवाल था आपका कि रिजर्व्स हमारे अपने हैं या पराए हैं, तो रिजर्व हमारे बिल्कुल अपने हैं और उसका सबसे बड़ा एविडेंस जो है मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि हमारे जो डेट का लेवल है वो जून 2022 में 100 बिलियन था और अभी भी दिसंबर में लेस देन 100 बिलियन है। तो इसलिए जो है वो फॉरेन डेट का तो हमारा लेवल जो पब्लिक डेट है जिसमें गवर्नमेंट और स्टेट बैंक का डेट सारा शामिल है, तो वो तो सेम है पिछले 2.5 साल के अंदर, उसमें कोई चेंज नहीं आया। उसमें चेंज नहीं आया तो रिजर्व हमारे चूँकि 2023 के शुरू में 3 बिलियन से नीचे चले गए थे और अब जो है वो 11.5 बिलियन के करीब आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये हमने बोरो करके ये रिजर्व इकट्ठे नहीं किए, तो इसलिए ये रिजर्व हमारे अपने हमने आउटराइट बाइंग की है, ये किसी को पे नहीं करने। जी मैं उस तरफ आ जाता हूँ। देखिए वो तो हमने पहले भी कई दफ़ा बताया हुआ है कि ये इसमें जो हमारे जो बायलैटरल जो डेट्स हैं वो उनकी रोल ओवर वो टोटल 12.3 बिलियन के हैं जो रोल ओवर्स वो होते हैं। इसमें से मैं आपको ये बता देता हूँ कि 7.3 बिलियन डॉलर जो है वो ये 12.3 बिलियन में से 7.3 बिलियन डॉलर जो है वो ऑलरेडी रोल ओवर हो चुके हैं अभी तक। अगर आपको कोई उसमें कंसर्न है तो मैं एड्रेस कर देता हूँ कि 7.3 बिलियन डॉलर ऑलरेडी रोल ओवर हो चुके हैं। उनके जो अंडरलाइंग जो डॉक्यूमेंटेशन थी, एग्रीमेंट्स वगैरह सब एवरीथिंग हैज़ बीन डन, तो इसलिए वो कंफर्म है। बाकी जो 5 बिलियन है वो उनकी मेच्योरिटी आगे चल के आएगी और जब आएगी तो इंशाल्लाह रोल ओवर होंगे, तो इसलिए उसमें कोई कंसर्न की बात नहीं। जो लास्ट आपने कहा कि इंटरवेंशन ना करते तो इंटरवेंशन ना करते तो फिर रिजर्व हमारे ये 11.5 बिलियन डॉलर ना होते, ये फिर जो है वो बहुत इससे कम होते। और जब बहुत कम थे तो उस वक्त जो है वो एक्सचेंज रेट के साथ क्या हो रहा था वो आप उस वक्त के ज़माने को देख लें, तो वो आपको एविडेंस देगा कि जब रिजर्व्स कम होते हैं और ये बाइंग नहीं होती तो फिर जो डेट रीपेमेंट्स होती हैं और उसके नतीजे में जो हमारे रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है तो उसकी रिफ्लेक्शन रेट में पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, या अपनी हिस्ट्री उस आगे देखें और फिर आपको उसका पता चलेगा। तो मैं सिर्फ ये आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था कि ये रिजर्व्स का लेवल चूँकि हमने इंटरवेंशन करके बिल्डअप किया है और ये हमने हमारा जो डेट का लेवल है उसको मेंटेन करके किया है, तो इसलिए आपको ये जो अभी जो इम्प्रूवमेंट एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर नज़र आ रही है और जो हमारे डेट का प्रोफाइल जो बेहतर हुआ है क्योंकि हमने जो शॉर्ट टर्म डेट रीपे किया है उसको लॉन्ग टर्म से रीफाइनेंस किया है, तो उसके नतीजे में ये प्रेशर जो है वो ऑलरेडी बहुत कम हो गया और गोइंग फॉरवर्ड जो है इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। जी गवर्नर साहब, तफसीली जवाब का। राजा कामरान और बाद में आपकी तरफ आते हैं गया से। थैंक यू गवर्नर साहब। राजा कामरान, ये बताइए कि एक तो हमारे पास इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, दूसरा हमारे जो बॉर्डर्स हैं यहाँ से स्मगलिंग भी बढ़ रही है, ईरान से भी और अफगानिस्तान से भी। इसका कुछ डेटा अगर आपके पास हो, और उससे जो है डॉलर्स की स्मगलिंग भी हो रही है, इसके हवाले से भी बता दीजिए। दूसरा ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसके साथ जो आईनी तरमीम है उसमें जनवरी 2028 में शरह सूद को सूद का मुकम्मल खात्मा शामिल है, मगर उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कोई प्रोग्रेस हमें स्टेट बैंक की सतह पर, क्योंकि आप मरकजी इदारा है जिसने ये तमाम काम करना है, आपकी एक स्टेयरिंग कमेटी बनी है, उस हवाले से कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक जो 3000 अरब रुपए का जो डेट है, इसका शॉर्ट टर्म डेट है टी बिल्स में, उसकी जो इस्लामिक प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इस वक्त जिनका हल निकलना चाहिए, उनका हल अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो ये क्या आप ऑन ट्रैक हैं इस हवाले से, या दोबारा जो है आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? जी, पहले आपके क्वेश्चन स्मगलिंग रिलेटेड, तो देखें स्मगलिंग के अंदर कमी आई तो तभी आपका ये एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी और ये सब चीज़ें आपको नज़र आई। उसमें आप इंटर बैंक का और ओपन मार्केट का रेट का डिफरेंस देखें और आप उसको वैसे एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी देखें और आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो आउटफ्लो था उसको देखें, तो ये सब चीज़ें आपको वो स्मगलिंग कंट्रोल हुई तो उसमें उसका इम्पैक्ट आया। और
किसका? नहीं, स्मगलिंग से मतलब वो तो ऑफिशियल अफगान ट्रांजिट रेट तो ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल नंबर, वो उसका नंबर जो है वो आपको अवेलेबल है वो उसके अंदर, तो उसमें हमें चूँकि पता है कि काफ़ी कमी आई, लेकिन जो स्मगलिंग से रिलेटेड जो उसकी रिफ्लेक्शन आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपका जो रेट है, जो मार्केट के ऑपरेशंस है उसके अंदर नज़र आती है कि जब अगर वो जैसे पहले 2-3 साल पहले अगर उसमें कोई स्ट्रेस था तो उसकी वजह से उसकी रिफ्लेक्शन आपको रेट के अंदर भी नज़र आती थी, तो और इसी तरह आपकी जो मार्केट की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर भी आती, तो अब वो सभी चीज़ें काफ़ी एडजस्ट की गई हैं, तो उसके नतीजे में अभी ये सारी बेहतरी भी आपको नज़र आ रही है, और साथ साथ मार्केट की फंक्शनिंग और मॉनिटरिंग जो हमने अपनी तरफ से जो किया है, और साथ में जो पॉलिसी जो स्टांस था उसका कंट्रीब्यूशन है, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और साथ में ग्लोबल जो उसमें ट्रेंड था कमोडिटीज़ का और ऑयल प्राइसेस का, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया, तो इसने मिल के सब चीज़ों ने इसको जो है वो बेहतर किया। जो दूसरा आपका सवाल था, तो उसमें इस्लामिक बैंकिंग रिलेटेड हमने बहुत सारे एक्शंस किए, उसके अंदर जो है वो आपको उसका जो फ्रेमवर्क शरिया गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है, और जो हमारा ऑडिटिंग का प्रोसेस है, और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर हम इंडस्ट्री के साथ मिल के काम कर रहे हैं। उसमें एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें हमारे डिप्टी गवर्नर साहब उसको लीड करते हैं, और साथ में जो मार्केट के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन है, तो उसके अंदर प्रोग्रेस बिल्कुल चल रही, और ये उसी का नतीजा है कि अभी आप देखें कि उसके अंदर जो है वो नई नई प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। जो इशू है उसमें वो हम पहले भी मैं उस पर बात कर चुका हूँ, वो ये है कि जो स्कूक इस वक्त हम इशू कर रहे हैं उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, और मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उसकी एक जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो हमारे पास चूँकि जो अभी जो हमारा स्कूक का स्ट्रक्चर है उसमें एसेट्स बैक्ड स्कूक है, और उसमें एसेट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनके क्लीन टाइटल और गवर्नमेंट के पास अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एसेट्स जो है जो उसको जो कोलेटरलाइज किया जाए और उसके अगेंस्ट स्कूक इशू किया जाए, तो उसकी वजह से उनका वॉल्यूम जो है वो कंस्ट्रेंड है। अभी हम एसेट लाइट स्कूक का स्ट्रक्चर जो रिव्यू कर रहे हैं, और उसमें जैसे कुछ और कंट्रीज़ ने भी इसके ऊपर प्रोग्रेस की है, तो जब हम अल्टरनेट प्रोडक्ट्स लेके आएंगे तो इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा, और उसके नतीजे में फिर गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट जो है उसमें मज़ीद डाइवर्सिफिकेशन आएगी। वैसे बाय द वे जो चूँकि बोरिंग की बात हुई, तो हम अनकरीब जो है वो एक इन्वेस्ट पार्क के नाम से एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि जनरल पब्लिक जो है और हमारे कॉर्पोरेट्स जो हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, और उसमें उनको अपनी रिक्वेस्ट बैंक्स को देने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी कोई भी पब्लिक से उसको डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकेगा, उसमें जस्ट वो ऐप होगी, उसको डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करके, तो जब चाहें आप टी बिल्स परचेज करना चाहें, PIB परचेज करना चाहें, तो उस प्लेटफॉर्म से आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकेंगे, और उसके नतीजे में आपकी एक्सेस जो है वो टू गवर्नमेंट डेट जो है वो बहुत आप उससे बेनिफिट ले सकेंगे, और आप उसको सेकेंडरी मार्केट में ऑफलोड भी कर सकेंगे। तो ये हमने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अब उसकी टेस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो इंशाल्लाह हम जल्द इसको भी लॉन्च कर देंगे। क्या वो आप टाइमलाइन मीट कर लेंगे, क्योंकि जो कवानीन की तब्दील होने हैं इस हवाले से अभी असेंबली में भी आपकी तरफ से बिल जाने हैं, तो वो उसकी अभी क्या सूरत हाल है? 26 आई थिंक लॉज है जिसको चेंज करना। देखिए, मैं चूँकि ये लीगल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल तो गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैं जो आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि हम जो हमारी तरफ से जो प्रोग्रेस चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसको हमने जो है वो जो इसमें जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करना है, तो उसके ऊपर हम बहुत फोकस्ड हैं, और इसी के नतीजे में आप अगर देखें तो अब बहुत सारी जो है नई प्रोडक्ट्स भी आपको नज़र आएंगी, और वो सारा वो प्रोसेस हम मार्केट के साथ मिलके चला रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो रेस्ट अश्योर्ड के जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो हम अपनी तरफ से करेंगे। शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब का। हमारे पास सर चंद मिनट रह गए हैं, तो मेरा ख्याल है आखिरी सवाल ले लेते हैं। गयास ने काफ़ी देर से हाथ रेज किया हुआ है। गयास प्लीज़। रियाज अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया गवर्नर साहब। मेरा सवाल ये था कि डिजिटल करेंसी के हवाले से
कोई सब्जेक्ट आप लोगों के है डिस्कशन में, अंडर डिस्कशन है, या अभी तक उसे जो है बिल्कुल अलग रखा हुआ है स्टेट बैंक ने? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एक तरफ से पहले भी स्टेटमेंट हमने देखे हैं, सुने हैं कि इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या अभी ऐसी जो र्यूमर्स चल रही हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है? हाँ, नहीं देखें, जो स्टेट बैंक की तरफ से आपने कहा कोई काम नहीं हुआ, तो काम तो बहुत होता रहता है, बस कभी कभी हम शायद उसको पब्लिक नहीं करते, तो वो काम तो बहुत हुआ है। और जो हमारी तरफ से जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसके ऊपर हम पिछले 2 साल से अपनी कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है, और उसमें पहले हम अपने आप को अपडेट करेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी और रिलेटेड जो इसके जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और ये सब चीज़ें उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि दुनिया क्या कर रही है, और उन्होंने कौन से सेफ गार्ड्स उसमें इंट्रोड्यूस करे हैं और किस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तो ये सब हम जो है वो मुख्तलिफ सेंट्रल बैंक्स के साथ और इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर हमने अपनी कैपेसिटी इसमें काफ़ी बिल्डअप करने की कोशिश की है। और साथ में अगर आपने देखा हो तो हमने, क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करने के लिए हमें जो अपने पास जो है वो अपने स्टेट बैंक में भी उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो उसका एक बिल भी इस वक्त गवर्नमेंट के पास अंडर कंसिडरेशन है। सो वो जब होगा तो फिर उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो है वो मज़ीद जो है वो काम करेंगे, जब लीगल साइड की चीज़ें भी। अब एक तो ये है कैपेसिटी बिल्डअप करना, दुनिया की प्रैक्टिस को स्टडी करना और उनको अडॉप्ट करने के लिए क्या एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो लेना। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है वो लीगल बेसिस हों कि हम ये काम कर सकते हैं। तो और तीसरा ये है कि फिर हम उसको पहले शुरू में एक प्लान बनाएं और उस प्लान के तहत फेज्ड मैनर में वो चलें। तो हमने इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया है और इंशाल्लाह आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि इसमें मज़ीद आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। जी जी जी, प्लीज़ आप रियाज साहब। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जहाँ ये सारी बातें की है, वहाँ पे कोई थ्रेट्स भी उनको भी डिस्कस किया होगा, अगर वो आप जी, वो बिल्कुल आप उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो आज जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट का लास्ट पैरा का लास्ट जो 2-3 सेंटेंसेस देखेंगे तो उसमें वो जो रिस्क्स हैं इस आउटलुक को, जो हमने कहा कि 5 to 7% का टारगेट है और वो अचीव करना है, तो उससे रिलेटेड जो रिस्क एसोसिएटेड रिस्क हैं वो भी उसमें हाईलाइट किए हुए हैं। और उसमें जो फॉर इंस्टेंस जो है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं, फिर उसमें आपका जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अभी जिनकी बात हो रही है, इस तरह का कोई चीज़ आता है, जो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी स्टांस है उसके नतीजे में इंटरनेशनल करेंसीज के ऊपर इम्पैक्ट और ख़ासकर डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट। सो और इससे रिलेटेड हमारी जो सप्लाई साइड की जो इस वक्त जो सूरत हाल है जो काफ़ी बेहतर है, अगर खुदा न खासा उसमें कोई फ्लक्चुएशंस आती हैं तो ये सब चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करेंगी। हमारा इस वक्त एक्सचेंज रेट भी स्टेबल है और उसकी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ रही, तो ये सब चीज़ें मिल के इस वक्त जो है वो एक इन्वायरमेंट अच्छी कंड्यूसिव बनी हुई है। बट इसके अंदर किसी भी जगह पे अगर कोई चेंज आती है तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा। तो वो रिलेटेड रिस्क हैं जो हमने अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी हाईलाइट किए हैं। शुक्रिया गवर्नर साहब। सर वी हैव रीच बस ये एक लास्ट ले सर, आखिरी सवाल ले लेते हैं। आदिल प्लीज। So what is your M2 forecast for FY25 and is it in excess of nominal GDP growth? और दूसरा ये कि if the planned official inflows from multilaterals are in excess of your net debt servicing for the remainder period, so should the SBP not use this opportunity to build reserves rather than maintaining the outlook at $13 billion? सही, सॉरी ये पहला क्वेश्चन आपने क्या बताया था पहले, जरा रिपीट करेंगे? What is your forecast for broad money growth for FY25 and is it in excess of nominal GDP growth? ठीक, तो अगर आप ब्रॉड मनी को अगर आपने देखा हो तो उसका ट्रेंड जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है, वो एज़ कम्पेयर टू 6 months बैक जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और हम गोइंग फॉरवर्ड भी उसको देख रहे हैं, वो उसमें ट्रेंड जो है वो ये मेंटेन रहेगा। और एक तो आप उसकी रीज़न ये देखें कि उसमें जो NFA का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू पास्ट में जैसे होता तो NFA के ज़रिए ज़्यादा हो रहा था, तो इस दफ़ा जो है वो सॉरी NDA से ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इस दफ़ा NFA का उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी हुआ। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो इन्फ्लोज़ का, तो इन्फ्लोज़ जो है वो हमारे ख्याल में
ये सेकंड हाफ के अंदर जैसे शुरू में भी मैंने बताया था कि ये बेहतर रहेंगे और उसके नतीजे में हमारी जो रिजर्व बिल्डिंग की कैपेसिटी है वो भी बेहतर होगी। और साथ साथ में मैंने पहले भी शायद मेंशन किया था कि हमारे जो रेमिटेंसेस है वो 35 बिलियन से इंशाल्लाह ऊपर होंगे और उसमें अभी तक का ट्रेंड भी आपने देख लिया। इसी को हम बेस बनाए तो वो 35 बिलियन से ऊपर हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको पता है कि दो हमारी ईदें भी आएंगी जिसके अंदर नाबली जो है वो रमज़ान के अंदर और उसके बाद हज के सीज़न में ज़रा इनफ्लोज और बेहतर होते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए वो हमारा जो है वो जो इनफ्लोज का लेवल है वो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया गवर्नर साहब, सबका शुक्रिया पार्टिसिपेशन का, भरपूर पार्टिसिपेशन का गवर्नर साहब, आपकी तफसीली जवाबात का। सर, ओवर टू यू फॉर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हमने सब चीज़ें आपके साथ काफ़ी ट्रांसपेरेंटली शेयर की हैं और गोइंग फॉरवर्ड भी हमारे ख्याल में अभी जो आउटलुक है वो काफ़ी बेहतर है और उससे एसोसिएटेड जो रिस्क्स हैं वो भी हमने इन ट्रांसपेरेंट वे बिल्कुल वो अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी मेंशन कर दिए हैं ताकि जो है वो आप सबको भी पता और पब्लिक को भी। और साथ साथ उसमें हमने जो आगे इन्फ्लेशन के ऊपर जो इम्पेक्ट आना है वो उसको भी मेंशन कर दिया है और उसकी लाइट में इंशाल्लाह होपफुली चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। मज़ीद हमारे एक्सटर्नल अकाउंट का जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड अभी भी बहुत बेहतर है तो इसमें भी मज़ीद बेहतरी आने के चांसेस हैं और उसकी रीज़न ये है कि इनफ्लोज वगैरह और बेहतर होंगे और साथ साथ हमारे जो करंट अकाउंट का लेवल है वो भी काफ़ी कंटेन रहेगा और इन्फ्लेशन के ऊपर भी गो के थोड़ा इंक्रीज़ आएगा लेकिन वो मैनेजेबल इंक्रीज़ होगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।